Hello everyone, hello my scholar visitors. How are you? Hope you all well. I am Sachin Raj Purohit, Faculty of English Literature. Once again welcomes you all on this virtual and digital platform KP College of Arts and Science आहोर। प्यारे साथियों, पोइट्री की जो श्रृंखला हम आपके बीच लेकर आए हैं गार्डन ऑफ पोइट्री, जिसके अंतर्गत हमने एक पोइट्री पढ़ी थी जिसका नाम था द टाइगर एंड द डियर रिटन बाय अरविंद घोष, श्री अरविंदो। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज एक कविता लेकर आपके बीच उपस्थित हैं जिसका नाम होता है कैन इट बी। कैन इट बी क्या नाम है? एक कविता है और ये लिखी गई है श्री मनमोहन घोष। हु वॉज मनमोहन घोष? फ्रेंड्स, मनमोहन घोष जो कि अरविंद घोष या कह सकते हैं श्री अरविंदो के सिबलिंग थे या कह सकते हैं इनके भाई थे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ये कविता है आपके बीच हम लेकर आए हैं। कैन इट बी। कैन इट बी का मतलब होता है क्या ये हो सकता है। कैन इट बी यानी क्या हो सकता है। ये तो हम कविता पढ़ने के बाद ही अनुमान लगा पाएंगे कि इस कहानी इस कविता के अंतर्गत है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के इस कविता को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली नेचुरल ट्रुथ की ओर हम आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल इसके अंदर जो नेचुरल ट्रुथ हैं, जो शाश्वत सत्य हैं, जो नश्वर और अनश्वर चीज़ें हैं, मोर्टल और इमोर्टल हैं, उन सब के बीच में डिफरेंस और जो डिस्टिंक्शन है उनको यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स, कैन इट बी, क्या ये हो सकता है? ये मनमोहन घोष के द्वारा लिखी गई कविता है। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे जो पोएट हैं मनमोहन घोष, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मनमोहन घोष के बारे में कि वो कौन है और उनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मनमोहन घोष इन द लिटरेचर ऑफ इंग्लिश। इनका देखिए जन्म होता है 19 जनवरी 1869। इनकी जो मृत्यु है पास अवे 4 जनवरी यानी 4 जनवरी 1924 को उनकी मृत्यु होती है। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड वन ऑफ द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू राइट पोइट्री इन इंग्लिश। इंडिया से ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखना शुरू किया। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इनके लिए हो जाती है। ही वॉज अ ब्रदर ऑफ श्री अरविंदो। मैंने पहले बताया था ये इनके सिबलिंग्स थे, श्री अरविंदो के ये भाई थे। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज प्रीमावेरा, पोएम्स बाय 4 ऑथर्स 1890 में लिखी गई है। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है प्रीमावेरा, पोम्स बाय 4 ऑथर्स। ये एक संक्षिप्त या कह सकते हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है श्री मनमोहन घोष का, जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है उनके बारे में ये छोटी सी जानकारी। आइए फ्रेंड्स, जो पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं कैन इट बी, क्या है इस कविता के अंदर, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। दिस पोएम इज एन एलिजी। फ्रेंड्स, व्हाट इज एन एलिजी? एलिजी होता क्या है? एलिजी को हम कह सकते हैं एक प्रकार से शोक गीत। क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स? शोक गीत। एक ऐसा गीत, एक ऐसा सॉन्ग जो कि किसी की मृत्यु पर लिखा जाता है, या कह सकते हैं किसी प्रियजन की मृत्यु पर या अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर लिखा जाने वाला जो गीत होता है उसको इंग्लिश में कहते हैं एलिजी। ओवर द डेथ ऑफ द पोएट्स बीलव, किसकी मृत्यु पर लिखा गया ये गीत है? ये जो पोएट है उसकी जो बीलव्ड है, बीलव का मतलब होता है जो उसकी प्रेमिका है, उसके ऊपर लिखा गया ये एक एलिजी है। Poem is clear evident of deep affection towards his beloved। ये कविता इस बात का प्रतीक है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, जब इस पोइट्री को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस प्रकार जो पोएट है वो डीप एविडेंट या डीप अफेक्शन है, यानी उसकी जो बिलवेड है उसकी मृत्यु का जो आघात उसको लगा है वो इस कविता को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। आगे बात करते हैं। ही आर्ग्यूज व्हाई कैन ह्यूमन नॉट बी ऑब्टेन परमानेंसी लाइक नेचुरल एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर एक बहुत अलग डिफरेंट बात की गई है। पोएट जो है वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है। किसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा है? नेचर के साथ। फ्रेंड्स, नेचर के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया जा सकता। नेचुरल जो ट्रूथ है उसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी जो नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स है जो कि परमानेंट है, वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कर रहा है पोएट कि क्या मनुष्य भी इसी तरह परमानेंट क्यों नहीं है। तो इस तरह का आर्ग्यूमेंट जिसका कोई सेंस नहीं है। हमें पता है कि जिस इस धरती पर हमने जन्म लिया है तो एक दिन यहाँ से हमको प्रस्थान करना है, हमारी टिकट फिक्स है। लेकिन फिर भी क्या है, परमानेंसी को लेकर यहाँ ये आर्ग्यूमेंट कर रहा है कवि, क्योंकि ये डीप सैड हैं या कह सकते हैं बहुत लमेंट हैं, यानी अपने शोक विलाप में व्यस्त हैं।
अब आगे बात करते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी। सर ये राइमिंग स्कीम क्या होती है सर? तो राइमिंग स्कीम जब हम पोइट्री को पढ़ेंगे तो जो हर लाइन के पीछे जो साउंड होता है उस साउंड को ध्यान रखते हुए सेम साउंड जब आएंगे तो सेम साउंड वाले ए और बी बी। तो इस प्रकार से जब हम पोइट्री को आगे पढ़ेंगे तो राइमिंग स्कीम भी देखेंगे। अब रीड का एग्जाम भी आने वाला है। रीड के एग्जाम में जो इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट एज ए लैंग्वेज ले रखा है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जब पोएम आएगी तो पोएम के पीछे की जो राइमिंग स्कीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी आ चुकी है फ्रेंड्स। सेकंड ग्रेड में भी जो इंग्लिश लिटरेचर लेकर अपना एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब हमारी पोइट्री को करते हैं स्टार्ट और एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बात कही गई है। सबसे पहले लाइन कहती है आई माइंड मी हाउ हर स्माइल वॉज स्वीट। जो कवि है, जो पोएट है, वो अपने आप को माइंड करवा रहा है, यानी अपने आप को क्या कर रहा है? रिमाइंड करवा रहा है। रिमाइंड का मतलब होता है फिर से याद दिलाना। हाउ हर स्माइल वॉज स्वीट। अपनी जो बिलवेड थी या उसकी जो प्रेमिका थी, उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो मुस्कान थी वो कितनी प्यारी थी, वो याद कर रहा है। एंड हाउ हर लुक वॉज गे। यह गे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक प्लेजर अपीयरेंस, यानी इस तरह की अपीयरेंस, यानी जब वो उसकी प्रेमिका उसके साथ थी तो उसकी जो अपीयरेंस यानी जो उसकी जो उपस्थिति थी वो वाकई में आनंददायी थी। उसको सुखद अनुभूति होती थी जब वो उसके पास हुआ करती थी, यानी उसको देखने मात्र से उसको एक सुखद आनंद की अनुभूति होती थी। इन दो पंक्तियों के अंदर ये बताया गया है। ओ शी वॉज लाफ्टर, यहाँ पर एक मेटाफॉर का यूज किया है फ्रेंड्स। जिस अलंकार का यूज किया है उसका नाम यहाँ पर होता है मेटाफॉर। मेटाफॉर को हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। सर ये रूपक क्या है? अगर यहाँ पर लाइक और एज लगता तो वो हो जाता सिमिली। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ मून या यू लुक्स लाइक अ मून। तो आप चंद्रमा की तरह दिख रहे हो तो लाइक यू लुक लाइक मून। लेकिन यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि यू आर अ मून, यानी तुम तो चांद हो, तुम चंद्रमा की तरह दिखते हो या तुम चांद हो, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ मेटाफोर का यूज हुआ है, यानी इसको लाफ्टर मान लिया इसने, यानी उसकी जो खुशी, हर्ष, उल्लास, आनंद की जो अनुभूति थी वो उसकी बिलवेड थी और जॉय कंप्लीट, उसी से उसकी आनंद था, उसी से उसके जीवन का स्रोत था। या कह सकते हैं उसके जीवन की जो खुशी का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत थी वो उसकी बिलवेड थी। उसका जॉय, उसका आनंद अगर कंप्लीट होता था तो वो उसकी उपस्थिति से, उसकी जो अपीयरेंस थी, उसकी जो प्लेजर अपीयरेंस थी, उसको देखकर कवि को आनंद की अनुभूति होती है। ये तीन पंक्तियां तो अपनी बिलवेड के बारे में बता रहा है कि वो कैसी दिखती थी। अब चौथी पंक्ति कह रही है एंड कैन शी नाउ बी क्ले। क्ले का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन अब क्या वो एक मिट्टी मात्र रह गई है, यानी मिट्टी का ढेला मात्र है। यानी जब इस मिट्टी पर जन्म लिया और वाकई में जब इस मिट्टी में पुनः मिल जाना है तो लास्ट में इसको अनुभूति होती है कि अब जो उसकी बिलवेड है वो क्या है, एक मिट्टी का ढेला मात्र है या उस मिट्टी में मिल चुकी है। तो एंड शी कैन नाउ बी क्ले, क्या वह अब एक मिट्टी मात्र है। तो यहाँ पर ये चार पंक्तियां क्या कर रही है? स्टार्टिंग की तीन पंक्तियां उसकी जो बिलवेड है उसके बारे में बताया है, उसकी जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया है, और चौथी पंक्ति बता रही है रियलिटी। फोर्थ लाइन जो है वो रियलिटी बता रही है कि उसकी जो बिलवेड है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मनुष्य जन्म अनमोल रे माटी में ना रोल रही है, माटी में ही मिल जाना है आखिर में। तो ये चौथी पंक्ति रियलिटी को शो कर रही है, यानी नेचुरल ट्रूथ को शो कर रही है। आइए सेकेंड स्टैंजा पे आते हैं। आई सी द रोजेज ऑन हर ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है फ्रेंड्स, होता है कब्र। कब्र, उसकी कब्र पर जो रोजेज हैं, रोजेज यानी जो गुलाब के फूल हैं, जब वो गुलाब के फूल वहां पर देखता है, आई सी द रोजेज ऑन अ ग्रेव दे मेक माई सैड हार्ट ब्लीड। यानी वो कहता है कि जब भी मैं अपनी बिलवेड की ग्रेव यानी उसकी कब्र पर लाल गुलाब के जो फूल देखता हूं तो मेरा जो हार्ट है, मेरा जो दिल है, जो मेरा जो मन है वो वैसे ही दुखी है, और वो देखने पर उसका जो दिल है वो चीर जाता है, या कह सकते हैं ब्लीड हो जाता है, या कह सकते हैं रक्तमय हो जाता है। यानी ये एक डीप सैड को इंगित करने की कोशिश की गई है, यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि जब भी वो उसकी ग्रेव यानी उसकी कब्र के ऊपर जाता है और कब्र पे रखे गुलाब के फूलों को देखता है जो उस समय वो दिया करता था उसमें, लेकिन आज वो उसकी कब्र पर पड़े हैं, तो ये दो पंक्तियाँ यहाँ पर कह रही है कि वो चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा आघात पहुँचाती है, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दुखी करती हैं।
आई सी द डेजीज। डेजीज क्या होता है फ्रेंड्स? डेजीज भी एक तरह के फूल होते हैं। शाइन लाइक स्टार्स, स्टार्स की तरह चमकने वाले। यहां पर फ्रेंड्स लाइक का यूज हुआ है, तो यहां हम कह सकते हैं एक जो अलंकार है उसका नाम है सिमिली। सिमिली का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? सिमिली। लाइक लगाए यानी स्टार्स की तरह शाइन कर रहे हैं क्या? डेजीज। डेजीज यानी एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, गुल बदन या गुल मोहर के इस तरह के फूल्स होते हैं, उनको कहते हैं डेजीज। एंड इज शी द अर्थ इंडिड, क्या वो अब मिट्टी या कह सकते हैं इस धरती में दफन हो गई है, या वाकई में ये इस धरती में समाहित हो गई है। यानी इन 4 पंक्तियों के अंदर जब चौथी लाइन आती है, 4th लाइन, वहाँ पर एक नेचुरल ट्रुथ को शो करने की कोशिश की गई है कि क्या वो अब इस धरती के अंदर समाहित हो गई है। इस धरती के ऊपर जितनी सारी चीज़ें हैं, यानी जो फ्लावर्स है जो इतने अच्छे से चमक रहे हैं, जो गुलाब के फूल है वो भी महक रहे हैं, लेकिन क्या जो मेरी बिलवेड थी, मेरी जो प्रेमिका थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी वो इस धरती में दफन हो चुकी है। चौथी लाइन हमेशा एक नेचुरल ट्रुथ को आइडेंटिफाई कर रही है। अब आते थर्ड स्ट्रेंजा पर। थर्ड स्ट्रेंजा क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पर आपको एक राइम स्कीम भी हम बताएंगे। जैसे आर है तो इसको राइम स्कीम नाम दे दो ए, जस्ट का नाम दे दो बी, वापस आर जैसा साउंड आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ए, और यहाँ पर जस्ट के जैसा साउंड दे रहा है डस्ट, तो यहाँ पर बी। तो ये राइमिंग स्कीम हो गई फ्रेंड्स, ए बी, इस प्रकार से राइमिंग स्कीम होती है इसकी। ऑल लवली थिंग्स विद ब्यूटी आर एंड जस्ट डीड्स शाइन एज जस्ट। ऑल लवली थिंग्स यानी जितनी भी प्यारी वस्तुएं हैं, विद ब्यूटी आर जो सुंदरता लिए हुए हैं, एंड जस्ट डीड्स शाइन एज जस्ट यानी जितनी दुनिया में खूबसूरत चीज़ें हैं, खूबसूरत वस्तुएं हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी अब तक बनी हुई हैं। एंड फेथ यानी विश्वास, ट्रुथ यानी सत्य, एंड ड्यूटी आर और कर्तव्य जो है, इस प्रकार की चीज़ें जो सत्य हैं, कर्तव्य हैं, या निष्ठा है, या किसी के प्रति विश्वास है, वो अभी तक बनी हुई है, वे कभी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन चौथी पंक्ति फिर वही आती है, इज शी ओनली डस्ट एंड इज शी ओनली डस्ट, क्या वो अब एक धूल का कण मात्र है, या क्या मेरी वो जो बिलवेड है अब वो डस्ट हो गई है। यानी डस्ट मतलब नष्ट, एक तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। यानी यहाँ पर एक तरह से ये आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करता है कि इतनी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, इतनी सारी चीज़ें दुनिया के अंदर है, वो अभी तक अपना स्थायी रूप धारण किए हुए हैं, लेकिन मेरी जो बिलवेड है वो अभी तक इस धरती के अंदर दबी हुई है। यानी वो फिर से जिंदा कब होगी, या वो इसी तरह से सस्टेन कैसे कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि नेचुरल ट्रूथ इज़ नेचुरल ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ ट्रूथ। सत्य जो है वो सत्य है, और ये सत्य इस बात को परिलक्षित करता है कि मनुष्य की जो जीवन है वो एक बुलबुले के समान है, जो कुछ समय के लिए जीवित है। कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है और फिर सबको जाना है। और यही कारण है कि हमें रोना धोना नहीं है, या अपने जीवन का पश्चाताप नहीं करना है कि हमें कम जीवन मिला है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की जा रही है। द ग्रेट स्काई कीप्स इट सोलेम ब्लू। ये जो आकाश है, ये जो महान आकाश है, ये जो ग्रेट आकाश है, इतना विशाल आकाश है, ये अपना सोलेम यानी गंभीर ब्लू कलर यानी नीले कलर को धारण किए हुए हैं। फ्रेश अर्थ, ये जो फ्रेश यानी ताजी जो धरती है, जो हमारी धरती माता है, वाइडली फेयर, कितनी प्यारी लग रही है। यानी ये ब्लू कलर का आकाश हो चाहे ये धरती हो, दोनों भी अभी तक अपने स्थायी रूप को धारण किए हुए हैं। कैन ऑल थिंग्स बी एंड आई एंड यू। यहाँ पर ये क्वेश्चन करता है कि जैसे धरती है, जैसे आकाश है, जैसे सूरज है, जैसे चंदा है, जैसे दुनिया की खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे विश्वास है, जैसे प्रेम है, जैसे कर्तव्य हैं और जैसे विश्वास है, क्या इसी प्रकार से मैं और तुम का मतलब यह है मैं और उसकी बिलवेड, क्या हम भी इसी तरह लगातार बने नहीं रह सकते? क्या हम इनकी तरह स्थायी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, नहीं कर सकते। ये ही नेचुरल ट्रूथ हैं। और लास्ट की लाइन कह रही है सी नथिंग सी नोवेयर, यानी वो कहीं पर भी विद्यमान नहीं है, वो इस बात को एक्सेप्ट भी करता है। और लास्ट लाइन में हमें ये पता चलता है कि एक्सेप्टेंस का जो भाव है वो कवि के अंदर आता है कि हाँ, अब उसकी जो बिलवेड है वो उसको कभी नहीं मिल पाएगी। नोवेयर यानी वो कहीं पर भी नहीं है और वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जीवन है वो एक नश्वर है, यानी एक नश्वर जीवन जो नष्ट होने वाला है, जो कभी भी स्थायी रूप धारण नहीं कर पाता है। यानी मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत कम समय के लिए विद्यमान रहता है। तो ये नेचुरल ट्रूथ को यहाँ पर बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कैन इट बी के माध्यम से श्री मनमोहन घोष। इनकी कविता आपको कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, ये एक एजुकेशनल चैनल है और मुझे पता है ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक, उन लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें जिनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये कविता कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स ऑल।